हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 विद 2018 अमेंडमेंट्स। ठीक है, जो 2018 में संशोधन है उसके साथ हम पूरा आज से स्टार्ट करने वाले हैं भू राजस्व संहिता। ठीक है ना, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, जिसको हम सेक्शन वाइज कवर करने वाले हैं एक के बाद एक। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम सेक्शन 1 और 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें पूरी डेफिनेशन को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 था, ठीक है, उसको बहुत ही बड़े रूप में अमेंडमेंट करके 2018 में इसको लाया गया था। ठीक है, बाकी नाम इसका क्या है, एमपी 1959 ही है, लेकिन 2018 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था। इसमें जो 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी, जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 वाला, ठीक है, तो उसमें जो राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी, तो कब प्राप्त हुई थी, 23 जुलाई 2018 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राजपत्र में जो राजपत्र जो ऑफिशियल गैजेट गैजेट जारी किया जाता है, ठीक है ना, राजपत्र जारी किया जाता है, तो उसमें कब जारी किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था, 27 जुलाई 2018 को। 23 जुलाई को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, उसके बाद 27 जुलाई 2018 को पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप ज़रूर याद करिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बात करें चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 क्या बात करता है, सबसे पहले प्रारंभिक अर्थात प्रिलिमिनरी, जिसमें संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, और दूसरी सेक्शन कौन सी है, डेफिनेशन की। तो पहले बात नहीं हम यहाँ पे कहें तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है इसका, सब सेक्शन 2, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, तो आप कहीं ये मत लिख देना कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। ठीक है, बहुत सारे एक्ट पढ़ते होंगे जहाँ पे संपूर्ण भारत लिखा रहता है, ये पर्टिकुलर एक स्टेट का है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का है, इसलिए यहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। किंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया गया कि इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई बात भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू राजस्व के निर्धारण, भू राजस्व की उगाही से और उनसे संबंधित समस्त उपबंधों को छोड़कर, ठीक है, कुल मिला के ये जो एक्ट है, ठीक है ना, इसके जितने भी ये सारे बताए गए हैं वो किस पर लागू नहीं होते हैं, भारतीय वन अधिनियम 1927 को। ठीक है, इस समय समय पर आरक्षित संरक्षित वनों के रूप में गठित किया था। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन जो भी वन संरक्षित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं, वहाँ पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रोवाइजन है कि इस संहिता के पूर्ववत उपबंध ऐसे क्षेत्रों में धारा 59 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश में लागू होंगे। अब ऊपर जो बताए गए हैं कि यहाँ पर तो लागू नहीं होंगे भारतीय वन अधिनियम के अधीन जो संरक्षित और आरक्षित वन है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए जो वह क्षेत्र है वो सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग है, अर्थात जो सेक्शन 59 है एमपीएलआरसी का, वहाँ पे क्या बताया गया है, प्रयोजन बता दिया गया है कि यदि आप किसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आप, जिस चाहे कृषि के लिए हो, ठीक है ना, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, अब जिस भी पर्पस के लिए है उसके हिसाब से क्या लगेगा, रेवेन्यू लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चीज़ बताया गया यहाँ पे, अगर इसके अकॉर्डिंग में आता है तो फिर वहाँ पे ये लागू हो जाएगा इस संहिता। उसके बाद ये थर्ड सब सेक्शन क्या कहता है, इस यह संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार इस सूचना में नियुक्त करे, अर्थात राज्य सरकार द्वारा ये जारी किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में कि कब से यह लागू हो गया था। ठीक है ना, ये लागू कर दी गई है। उसके बाद मेन आता है आपका यहाँ पे डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे बहुत टफ है और हम समझेंगे आप इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात करें सब सेक्शन 1 की। इस संहिता में जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध ना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब तक अन्यथा कोई मतलब ना नहीं बताया गया हो कहीं पर, उस तब क्या होगा, जो यहाँ पे बताया गया है वो होगा। ठीक है ना, अर्थात मान लीजिए कृषि, जैसे यहाँ पे कृषि का यहाँ पे एक बता दिएगा, डेफिनेशन दे देगी
अगर मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर किसी सेक्शन में या कहीं पर भी किसी का कोई अन्य मतलब लिखा हुआ है तो वहाँ पर वो लागू होगी, अदरवाइज यहाँ पे ये सारी डेफिनेशंस लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो पहले है आबादी, आबादी का मतलब क्या होता है कि किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र, जैसे ग्राम स्थान या गांव स्थान, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बस्ती होती है, ठीक है, जैसे कोई खाली ज़मीन पड़ी रहती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, ठीक है, बस्ती बन जाती है, पूरा एक गांव बन जाता है वहाँ पे। तो क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा उसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि हाँ ये इन्हीं के लिए है, ठीक है ना, वहाँ से उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, समय समय पर जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, आबादी। यहाँ पे क्या है, निवास करने लगते हैं लोग वहाँ पे, उससे संबंधित प्रयोजनों अर्थात जो भी प्रयोजन है उनका, किस काम के लिए वहाँ पे रहते हैं, सारे जो भी प्रयोजन वहाँ पे करने लगते हैं। खेती करने लगते हैं, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आके बस गए हैं, ठीक है, तो उसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है जिसको आबादी क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद कृषि। अब कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें, वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिनमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है उगाया जाना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो वार्षिक रहती है, ठीक है ना, एक साल में एक बार जो फसल होती है, जैसे पान हो गए, सिंघाड़े हो गए, ऐसे नियतकालिक या फिर नियतकालिक अर्थात कि किसी निश्चित समय पर ही होगा, तो ऐसी फसलें इसमें शामिल है कृषि के अंतर्गत। दूसरा है उद्यान कृषि। तीसरा फलोद्यान लगाना, तो है उनका संरक्षण, जैसे मान लीजिए फल की खेती करना, जैसे अंगूर की खेती हो गई, आम का आपको बाग लगा दिया, फलोद्यान लगा दिया, उनका संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब हो गए। चारे चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया है। मान लीजिए कोई भूमि है जिसको आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ चारे के लिए, या फिर जो छप्पर छाने की घास अर्थात जो छत बनाते हैं घास वाली, ठीक है, तो यदि उस घास के लिए आप भूमि का आरक्षित करते हैं तो वहाँ पर वो कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है फिर नगरीय क्षेत्र को उपान सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर, ठीक है, जब जो नगरीय क्षेत्र है नगर वाले, उसकी सीमा से 5 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में यदि आप कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन को लेते हैं, पोल्ट्री फॉर्म, ठीक है ना, मछली पालन या फिर पशुपालन के लिए कोई भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कृषि के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। अब भले आप वहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन क्या है, नगरीय क्षेत्र के उपान सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा आपका, ये कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कृषि वर्ष। कृषि वर्ष क्या, कृषि वर्ष का मतलब क्या है, 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रारंभ होने वाला वर्ष। अब कृषि वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, कृषि वर्ष। अब यहाँ पे क्या है कि कोई जो राज्य सरकार है वो कोई अन्य तारीख भी यहाँ पे डिसाइड कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसको अधिसूचना के द्वारा उसको जारी करना पड़ेगा कि आज से क्या है, यह कृषि वर्ष इस डेट से मनाई जाएगी, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे स्टार्ट होगी। तो कृषि वर्ष अभी कब से स्टार्ट होती है, 1 जुलाई से। उसके बाद नेक्स्ट है मंडल। मंडल से क्या रहता है कि धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मंडल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब धारा 3, तो उसमें क्या बताया गया है कि राजस्व मंडल का गठन बताया गया धारा 3 में। तो उसका अगर कहीं भी मंडल लिखा है, ठीक है ना, इस पूरे संहिता में, तो उसका मतलब क्या है कि राजस्व मंडल। उसके बाद वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक का मतलब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा, ठीक है। तो वास्तविक कृषक कौन हो गया, कि जो भूमि पर स्वयं खेती करता है, ठीक है, या फिर उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह स्वयं उस पर खेती करेगा, ये कहलाता है आपका वास्तविक कृषक। अब स्वयं खेती क्या होता है, स्वयं खेती करना मतलब यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ पे जो सेक्शन 2 या में इसका दूसरा पॉइंट जो है आपको डायरेक्ट में सेक्शन 2 के लास्ट में मिलेगा, ठीक है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जो स्वयं खेती करना है उसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो स्वयं खेती करने का मतलब क्या है, अपने स्वयं के श्रम के द्वारा, ठीक है ना, अपने मेहनत से वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, या फिर अपने कुटुंब के
किसी भी सदस्य के श्रम के द्वारा करता है, अर्थात जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनमें कोई सदस्य उनके श्रम के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा क्या हो रहा है, खेती हो रही है, या फिर ऐसी मजदूरी पर जो नगदी या वस्तु के रूप में देय है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि वो नगद में देना चाहिए। मजदूरी पर आप खेती करवा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, पैसे नगद दे रहा है या फिर वस्तु के रूप में दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो स्वयं खेती करना आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए फसल के रूप में देता है कुछ, उसको मजदूरी के रूप में, फसल के अंश के रूप में, तो वहाँ पे ये स्वयं खेती करना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फसल के अंश के रूप में वो दे नहीं होगा, स्वयं खेती में नगदी दे सकता है और वस्तु के रूप में कोई ऐसी वस्तु दे सकता है मजदूरी के रूप में, जो भी उसके सेवक होंगे, ठीक है ना, उनको मजदूरी दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है 4 नंबर, अपने व्यक्तिगत या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा स्वयं के लिए खेती करना। अर्थात वो खेती तो श्रमिकों से करवा रहा है लेकिन अपने पर्यवेक्षण में करवा रहा है, उसके अपने सुपरविजन में करा रहा है, किसी कुटुंब या फिर अपने किसी कुटुंब के अर्थात अपने परिवार के किसी सदस्य के जो सुपरविजन है अर्थात पर्यवेक्षण में क्या करवा रहा है, भाड़े के श्रमिकों से स्वयं खेती करवा रहा है, स्वयं के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूसरे के लिए नहीं। ये हो गया आपको स्वयं खेती करना। तो आई होप आपको वास्तविक कृषक और स्वयं खेती करना आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, बीच बीच में कुछ डेफिनेशन छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात करें सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी क्या होती है, सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त अधीन उस रूप में रजिस्ट्री की सोसाइटी। ठीक है, अब मान लीजिए जो सहकारी सोसाइटी है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए कोई विधि बनाई गई है और उस विधि के अधीन में कोई ऐसी सोसाइटी है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है, तो क्या कहलाएगी, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी कहलाती है। उसके बाद सरकारी वन। सरकारी वन क्या है, ये सब सेक्शन 2 के अंदर आ रही है। ठीक है, सेक्शन 2(1) के अंदर सरकारी वन कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 को बंदों के अनुसार आरक्षित वन और संरक्षित वन के रूप में गठित किया है। अर्थात जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जंगल होते हैं, उनके लिए अलग कानून चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि यदि भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंधों के साथ कोई ऐसा वन है, जंगल है, जिसको आरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया है, ठीक है, या फिर रिजर्व करने के लिए गठित किया गया है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो सरकारी वन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार कौन होता है, वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। अर्थात किसी पर्पस के लिए क्या करना है, राज्य सरकार से कोई व्यक्ति कोई भूमि क्या करना अपने धारण करता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और गवर्नमेंट से क्या कर रहा है, एक भूमि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए लेता है। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे खुदाई करनी हो, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री डालनी हो या फिर जो भी है। अब यहाँ पे क्या करेगा ये व्यक्ति, जो सरकार है उसको इसका प्रीमियम देगा। प्रीमियम का मतलब उसका रेंट देगा। अब यहाँ पे जो राज्य सरकार है इसको निकाल भी सकती है इस भूमि से, यदि इसने जो भी वहाँ पे नियम कानून होंगे, ठीक है, नियम होगा, तो यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसको निकाला जा सकता है वहाँ से। इसने जो पट्टा है उसको रद्द किया जा सकता है। वो आपको मिलेगा सेक्शन 181 में, जिसको हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद आता है आपका खाता। जहाँ भी यह खाता लिखा है किस इस संहिता में, उसका मतलब क्या है कि कोई भूमि, ठीक है ना, भूखंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भूधृत के अधीन है। ठीक है, मान लीजिए कोई भूस्वामी है, उसके अधीन में कोई भूखंड है, अर्थात भूमि का टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब छोटा सा नहीं, ठीक है, जहाँ पर वो खेती करता होगा या फिर वह कोई मकान बना के रह रहा होगा, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक खाता कहलाता है। अर्थात आपकी जो भूमि है वो खाता कहलाएगी इस संहिता के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका सुधार। सुधार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी खाते में कोई ऐसा संकल्प जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है, और जो यदि खाते का निष्पादन ना किया गया हो तो प्रत्यक्षतः फायदे के लिए निष्पादित किया गया हो। अब मान लीजिए जो आपका खाता है, खाता का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि आपकी जो ज़मीन है, ठीक है, आप चाहे कृषि कर रहे हो, मकान बनवाए हो, ठीक है, जो भी है, फैक्ट्री डाला हो, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें सुधार करने की बात की गई है। अर्थात
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, संकर मतलब कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपकी जो जमीन है उसके मूल्य में तुरंत एक वृद्धि होती है, तात्विक अर्थात महत्वपूर्ण एक वृद्धि हो जाती है उस भूमि के मूल्य में। या फिर जो आपका खाता है उसके लिए उपयुक्त है, अर्थात उपयोगी है कि आप यहाँ पर क्या करें, कुछ चेंजेस करें, यहाँ पे कुछ सुधार करें। अब यहाँ पे सुधार कैसा हो सकता है, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए होना चाहिए, उस खाते के फायदे के लिए होना चाहिए, तभी यहाँ पे सुधार के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि कृषि प्रयोजनों के लिए जल का संग्रहण। अब यदि आप कृषि एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर लैंड है, खेती करते हैं, तो वहाँ पे जल का संग्रहण करेंगे, प्रदाय करेंगे या फिर वितरण, तालाब, कुओं, बांधों, अन्य जो संक्रम है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे निर्माण करवाते हैं, ये आपके फायदे के लिए है, ये आपके खाते के फायदे के लिए है, तो इसलिए यह सुधार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद भूमि के जल निकास के लिए बाढ़ों से, ये जल द्वारा कटाव से, ये जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए अन्य संक्रमणों का निर्माण। कुल मिला के यहाँ पे अब बात क्या है कि आपकी जो खाता है, आपकी भूमि है, उसके फायदे के लिए कुछ ऐसा कार्य करना, ठीक है, जो खाते के लिए उपयोगी हो, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे और भी है, वृक्षारोपण करना, भूमि की सफाई, घेरा लगाना, समतल भूमि करना, भवनों का निर्माण करना, यदि मान लीजिए सुविधाजनक और लाभदायक हो, अपेक्षित हो कि हाँ ये सुविधाजनक हो सकता है, आप जो भूमि पर खाते पर भवन निर्माण करना, तो यहाँ पर भी ये सुधार के अंतर्गत आएगा। किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा संक्रम नहीं आएगा, संक्रम शामिल नहीं है जो मामूली अनुक्रम में समानता किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई कार्य सुधार के अंतर्गत नहीं आएगा जो नॉर्मली लोगों के द्वारा किया जाता है अपने खाते में या फिर भूमि में, ठीक। अब यहाँ पे मेन आता है आपको भूमिहीन व्यक्ति। भूमिहीन व्यक्ति कौन होता है, वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है, जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है, ठीक है ना। जो वास्तविक कृषक है, स्वयं खेती करता है, ठीक है, अकेले, और जो कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है, ठीक है ना। जो परिवार के जो संयुक्त भूमि होती है, जिसमें परिवार के कई लोगों का हिस्सा रहता है, उस पर ये इसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, भूमिहीन व्यक्ति कहलाता है। या फिर इसके पास इतनी भूमि है, इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो इस संबंध में विहित की जाए। अर्थात यदि इस एक्ट में, इस संहिता में जितना भी क्षेत्रफल बताया गया कि हाँ इस व्यक्ति के पास होना चाहिए, यदि इससे कम है तो वह भूमिहीन व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, भूमिहीन व्यक्ति, यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 2(1) के अंतर्गत डा 1 है, ठीक है ना, जहाँ पे भू राजस्व बताया गया है। भू राजस्व क्या है, भू राजस्व धारित भूमि के लिए, अर्थात जो भूमि स्वामी है, जो जिस भूमि को होल्ड करके रखता है, धारित किया हुआ है, उसका राज्य सरकार को क्या करता है, टैक्स देता है। आप पढ़ेंगे इसका भू राजस्व संहिता का सेक्शन 57, जहाँ पे बताया गया है कि जो समस्त भूमि है वो किसके अंडर में है, किसकी है, और राज्य सरकार की है। आप वहाँ पे आपका पट्टा है, आपका रजिस्ट्री है, सब कुछ है, फिर भी आप उसका टैक्स दे रहे हैं, एक किराए के रूप में, किराएदार के रूप में रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि समस्त धन, इसमें प्रीमियम, लगान, पट्टा धन, प्रमुख भाटक, जो भी रेंट है, या फिर अन्य व्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप, इससे संबंधित कोई अन्य रूप है जिसको आप राज्य सरकार को देते हैं किसी भूमि के उपयोग के बदले, तो ये क्या कहलाता है, भू राजस्व कहलाता है। उसके बाद आता है आम्रकुंज। आम्रकुंज से अभिप्रेत क्या है, आम के वृक्ष, ठीक है ना। आम्रकुंज मतलब आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे वृक्ष खड़े हैं, या उसके किसी बड़े प्रभाग का, या मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह से बढ़ जाने से यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। अब मान लीजिए कोई ये एक भूमि है, ठीक है ना, यहाँ पे आम के पेड़ लगा दिए गए, ठीक है ना। अब आम के पेड़ तो लगा दिए गए, अब मान लीजिए जब आम के पेड़ बड़े हो जाएंगे, अब यहाँ पे ये जगह नहीं रहेगी कोई अन्य चीज़ करने की, ठीक है, आम के पेड़ की वजह से, तो ये क्या कहलाता है, आम्रकुंज कहलाता है,
इतना बड़ा भूमि है, ठीक है ना, इतने सारे आम के पेड़ लगा दिए कि उस वहाँ पे कोई अन्य चीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, वृक्षारोपण से भिन्न कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका आम्रकुंज कहलाता है। या फिर यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आम के वृक्षों के पूरी तरह से बढ़ जाने से, ठीक है ना, जब पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे आम के वृक्ष, तो ये संभावना है कि वहाँ पे उसका जो भी प्रभाग है भूमि का, वहाँ पे कोई अन्य चीज नहीं कर सकते हैं, कोई अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पे नहीं ला सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका आम्रकुंज। उसके बाद फलोद्यान। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर आम्रकुंज हो गए, अब यहाँ पे फल के वृक्ष इतनी संख्या में लगा दे, सेम वही चीज़ है कि फल जो भी वृक्ष है इतनी संख्या में लगा दे कि वहाँ पर कुछ और लगाने की जगह ही नहीं बचे, ठीक है, कोई अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग ही ना हो पाए। ये कहलाता है आपका फलोद्यान। सेम वही चीज़ है, ठीक है ना, आम्रकुंज और फलोद्यान। यहाँ पे फल के बारे में बता दिया, वहाँ पे आम के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट भूखंड संख्यांक। अब यहाँ पे क्या है, भूखंड संख्यांक से अभिप्रेत इस संहिता के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समुद्रेशी संख्यांक। अर्थात जो भूमि होता है उसका एक नंबर होता है, सर्वे नंबर होता है, सर्वे करके उसका एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि किसकी भूमि है, किसका कौन इसका ऑनर है, ठीक है ना, कौन भूमि स्वामी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। इसको मान्य किया जाता है किसके द्वारा, इस अधिनियम के तहत। उसके बाद क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे कई जो पहले क्या होते थे, महाकौशल क्षेत्र होते थे, इसे बटे हुए थे, तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पर भी लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्च किया है गूगल में, तो वहाँ पे महाकौशल क्षेत्र जिसके अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आता है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। हो सकता है गलत भी हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सर्च किया है, यही चीज़ आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आता है विंध्य प्रदेश क्षेत्र। यहाँ पे कौन कौन शामिल है, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और उमरिया। इसी प्रकार से आपका आ जाता है मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र में कौन कौन सा है, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, भीलसा, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, झाबुआ, निमाड़, मंदसौर। इसी प्रकार से भोपाल क्षेत्र है। सिरोंज क्षेत्र का मतलब यहाँ पे विदिशा, विदिशा के अंतर्गत आता है ये। यहाँ पे पहले क्या है, बहुत बड़ा व्यापार चलता था यहाँ पे सिरोंज क्षेत्र में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्षेत्र क्या होते हैं। और यदि आपको ये देखना है तो आप ये देख सकते हैं, महाकौशल क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल। उसके बाद आता है आपका राजस्व वर्ष। राजस्व वर्ष क्या है, रेवेन्यू ईयर, वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिससे राज्य सरकार सूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय के बारे में नियत करे। अब यहाँ पे जैसे कृषि वर्ष हुआ था, ठीक है ना, जो जुलाई में था, 1 जुलाई, उसी प्रकार से अब यहाँ जो राजस्व वर्ष होता है, रेवेन्यू ईयर, वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से है, स्टार्ट होता है हर वर्ष, ठीक है। ये 1 अक्टूबर लिखा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 अक्टूबर से रेवेन्यू ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है भूधारी। भूधारी से क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी समझाता है। ये मान लीजिए जो भूमि है कोई व्यक्ति होल्ड करके रखता है, वो क्या कहलाता है, भूमि स्वामी होता है। तो वही भूमि स्वामी क्या कहलाता है, भूधारी, ठीक है ना, लैंड होल्डर, जो लैंड को होल्ड करके रखता है, धारण करके रखता है, तो वो क्या कहलाता है, भूमिधारी कहलाता है। उसके बाद आता है आपका इमारती लकड़ी के वृक्ष। इमारती लकड़ी क्या होते हैं, इमारती लकड़ी का मतलब जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं, वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। निम्नलिखित जात के वृक्ष अर्थात टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको सागवान बोला जाता है, टेरोकार्पस मार्सुपियम बीजा, डलवेरिया लेटिफोलिया जिसको सीसम बोलते हैं, सोरिया रोबास्टा साल, तिनसा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, संटालम अल्बम, एडाइना कार्डिफोलिया हल्दू, मिट्रागाइना पार्विफ्लोरा मुंडी, टर्मिनेलिया अर्जुना अर्जुन, डायस्पायरस मिलोक्सिलोन तेंदू, जो तेंदू का ये होते हैं, ये सारे यहाँ पे पेड़ बता दिए गए हैं। उसके बाद मेलिना अर्बेरिया जो खमार, ये सारी जो पौधे हैं जो क्या कहलाते हैं, ये इमारती लकड़ी के वृक्ष कहलाते हैं, ये जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका
दखल रहित भूमि, दखल रहित भूमि कौन क्या होती है? ऐसी भूमि जो आबादी, अर्थात आबादी मतलब जहाँ निवास है बस्ती थी उसको आरक्षित कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा उसको। सेवा भूमि, सेवा भूमि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोटवार जो होते हैं, हर गांव में एक कोटवार नियुक्त किया जाता है जिसको एग्रीकल्चर के करने के लिए, खेती करने के लिए इसको लैंड दिया जाता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जब तक इसकी पदावधि रहती है, ठीक है ना, जब तक इसका टेनर रहता है तब तक इसको एक भूमि दी जाती है ताकि यह अपना खर्च चला सके, ठीक है, क्योंकि इसकी सैलरी कम होती है, हर गांव में होता है। या फिर किसी भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा, किसी सरकारी पट्टे द्वारा, यहाँ पे जितने भी लोग बताए गए आबादी से हो, किसी भूमि स्वामी, सरकारी पट्टेदार, यदि इनके द्वारा किसी भूमि को होल्ड नहीं किया गया है तो क्या कहलाता है? दखल रहित भूमि कहलाता है। आई होप आपको ये पूरा डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।